देन देखो प्लांट पैरासाइट जो है दीज आर नोन एज द प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। एनिमल पैरासाइट जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है, ठीक है। then all the insectivorous words plant जो होते हैं they play double role, जैसे कि प्रोड्यूसर भी है सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। जैसे कि आपका निफेंथिस हुआ, ऑर्टिक्युलरिया हुआ, तो ये क्या है मेनली ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। तो नॉर्मली वो ऑटोट्रॉफ है बट दे नीड द एनिमल प्रोटीन, ठीक है। तो एनिमल न्यूट्रिएंट या फिर एनिमल प्रोटीन उन्हें चाहिए होता है, इसलिए वो क्या करते हैं इंसेक्ट को ईट कर लेते हैं। बट द नॉर्मली ऑटोट्रॉफ है तो वो क्या है डबल रोल प्ले कर रहे हैं, सो दीज आर प्रोड्यूसर एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स आल्सो, ठीक है। देन तो अगर मैन पीकॉक कॉकरोच एंड क्रो को देखोगे, हम लोग क्या है ओमनिवोर्स है, हम सब कुछ खा सकते हैं, है कि नहीं। देन ऑर्गेनिज्म जो कि व्हिच यूज मिल्क एज फॉड और फॉड एज फूड आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि क्या होते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं जो कि मिल्क या फिर कर्ड को फूड की तरह यूज कर रहे हैं या फिर कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लाइट या फिर ऑटोट्रॉफ से या फिर डिकम्पोजर से आर दे आर एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम, क्योंकि मैक्रो कंज्यूमर्स आर नॉन एसेंशियल। तो अगर मैक्रो कंज्यूमर अगर नहीं भी रहेंगे तो भी इकोसिस्टम रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऑटोट्रॉफ्स एंड डिकम्पोजर नहीं रहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स क्या करवाता है वो मेन सोर्स सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके वो क्या कर रहा है वो केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर ऑटोट्रॉफ्स नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। एंड आल्सो द डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर क्या कर रहा है यहाँ पे इकोसिस्टम का जो टोटल साइकिल है जो कि बायोटिक एंड अबायोटिक साइकिल को जोड़ रहा है उसमें डिकम्पोजर उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो ये दोनों के बिना हम इकोसिस्टम इम्पॉसिबल है, या फिर ये दोनों ही मेनली एसेंशियल है इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। बट माइक्रो कंज्यूमर जो है वो नॉन एसेंशियल है, मतलब जो जरूरी है उतना भी नहीं है, ठीक है। बट दीज टू आर एसेंशियल, मोस्टली एसेंशियल। क्लियर है। यस मैम। देन नेक्स्ट में आ जाओ फूड वेब। तो फूड वेब किसे कहेंगे तो फूड वेब क्या होगा यहाँ पे इन्हें बिगर इकोसिस्टम, जबकि मेनली क्या कर रहा है बहुत सारे फूड चेन को कंप्रोमाइज कर रहा है या फिर बहुत सारे फूड चेन को जो कि कंटेंट कर रहा है, तो बहुत सारे फूड चेन मिलकर यहाँ पे क्या बनाते हैं फूड वेब बनाते हैं। सो फूड वेब में क्या है देयर आर मेनी फूड चेन्स व्हिच आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। तो यहाँ पे बहुत सारे फूड चेन्स है जो कि एक दूसरे से क्या हुए हैं इंटरलिंक्ड हुए हैं ऑन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पे जो इंटरलिंक्ड फूड चेन है उसी वो हमें दिखता कैसे जैसे कि एक वेव लाइक मैनर में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं फूड वेव कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फूड वेव में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी होता है बट यूनिडायरेक्शनल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक प्लांट है कि नहीं, यहाँ पे एक प्लांट है, उसी प्लांट को डियर भी खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है, गोट भी खा रहा है, रैट एंड इंसेक्ट भी खा रहे हैं, ठीक है। एंड उसी प्लांट को आप बोल सकते हो पिकक भी खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों या फिर ये जितने भी सारे क्या है यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स है, बट प्राइमरी कंज्यूमर का सेकेंडरी कंज्यूमर सेम नहीं है, क्योंकि गोट को खाने वाला लायन है, ठीक है। रैबिट को खाने वाला फॉक्स जैकल वुल्फ है, डियर को भी लायन खा रहा है, रैट को स्नेक खा रहा है, इंसेक्ट को फ्रॉग एंड स्नेक दोनों खा सकते हैं, ठीक है। एंड इन सबका क्या है फ्रॉग का क्या कौन खा रहा है, फ्रॉग को ईगल खा रहा है, स्नेक को पिकक खा रहा है, फॉक्स मैम वगैरह लायन खा रहे हैं। हाँ बोलो। मैम स्क्रीन में सिर्फ फर्स्ट वो इंट्रो वाला पेज दिखा रहा है, वो टॉपिक जिसमें लिखा था सिर्फ वही दिखा रहा है। अच्छा अच्छा रुको तो फिर मैं फिर से शेयर कर रही हूँ जस्ट अ सेकंड। हम्म
एक मिनट है, मैं स्टॉप करके फिर से कर रही हूँ। अभी दिखा रहा है कि नहीं, देखो। मैम खाली इंट्रो पेज ही दिखा रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये अगर मान लो कि एक प्लांट यहाँ पे है, ठीक है, तो प्लांट यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो प्लांट को खाने वाला यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो डिफरेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, प्लांट को खाने वाला डिफरेंट है, वो गोट है, रैबिट है, डियर है, रैट है, इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है। बट प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे सेम नहीं है। तो इसे गोट को लायन खा रहा है, ठीक है। रैबिट को भी फॉक्स, जाकल या फिर ओल्फ खा सकता है। डियर को लायन खा रहा है। देन रैट्स को स्नेक खा रहा है। इंसेक्ट को ये दोनों खा सकते हैं, ठीक है। और उनका जो टर्शियरी कंज्यूमर है या फिर टॉप कंज्यूमर है वो भी सेम नहीं है। ये तीनों का मिला के लायन खा रहा है। इसे स्नेक को पिकअप खाता है, एंड फ्रॉग स्नेक को, एंड रैबिट वगैरह को भी ईगल खा सकता है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन है कि नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन है। एंड वो क्या हो गया है यहाँ पे, आपको कुछ उल्टा दिखा रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन है, एंड वो क्या हो गए हैं यहाँ पे, इंटरकनेक्टेड है या फिर इंटरलिंक्ड हो गए हैं, है कि नहीं। क्लियर है। ये एनिमेशन जो दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है, मतलब मैं कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये डिफरेंट फूड चेन्स यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है या फिर इंटरलिंक्ड हो गए हैं इन ए वेव लाइक मैनर, सो कॉल्ड आर द फूड वेव, ठीक है। तो फूड वेव में यहाँ पे पर्टिकुलरली ट्रॉपिक लेवल कुछ नहीं है कि ये इसी को खाएगा, ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट चॉइस एंड टेस्ट फूड वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन क्या हो गए, इंटरलिंक्ड हो गए हैं। It means they have more than one option alternating for getting food. तो उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो as much as food web is complex, that ecosystem is more permanent and stable. तो जितना कॉम्प्लेक्स मिलेगा यहाँ पे, जितना ज्यादा हमें ट्रॉपिक लेवल मिलेगा उतना ही स्टेबल इकोसिस्टम मिलेगा। क्यों मिलेगा, अगर यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे सोर्सेस ज्यादा है, रिसोर्स ज्यादा है, और यहाँ पे ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है ये भी ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए वहां पे हमें फूड चेन ज्यादा मिल रहा है कि नहीं। तो such type of ecosystem is not destroyed naturally and continues for long time. तो naturally, ठीक है, तो नेचुरली ये क्या नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस या फिर सोर्स बहुत ज्यादा है, तो ये नेचुरली डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। तो those ecosystem which have simple food web are not very stable. सिंपल फूड वेब मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे एक दो फूड चेन ही है जो कि क्या है, इंटरलिंक्ड है, तो यहाँ पे रिसोर्स कम है, एनिमल्स का नंबर कम है, तो वो स्टेबल कैसे होंगे। एक एनिमल या फिर एक प्लांट अगर घटेगा तो वहां पे वो बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो जितना फूड चेन कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही हमें क्या मिलेगा, स्टेबल इकोसिस्टम मिलेगा। क्लियर है। यस मैम। Then homeostasis क्या है, ecosystem is a dynamic system because continuous interaction is going on in between biotic and abiotic components. अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे अबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स है इसमें इकोसिस्टम में, तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, एक बैलेंस है। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इकोसिस्टम इज आल्सो सेल्फ मेंटेनेबल, तो ये खुद को सेल्फ मेंटेन कर रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है
कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में क्या कर रहा है, बैलेंस रखता हुआ जा रहा है, इसीलिए वहां पे बैलेंस है या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन है कि नहीं। तो इस ट्रॉफिक लेवल कंट्रोल्स द अदर ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। मान लो कि लायन को खाने वाला कोई है नहीं, तो लायन का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये मान लो कि लायन ही नहीं रहे, तो अगर लायन नहीं रहे या फिर लायन का डिक्रीज हो जाएगा, तो किसका नंबर बढ़ जाएगा, डियर का नंबर बढ़ जाएगा या फिर फॉक्सेस वगैरह का नंबर बढ़ जाएगा। अगर डियर एंड फॉक्सेस बढ़ गए तो क्या होगा, वो उनका जो कि प्रे होगा तो वो उसे खा लेंगे। और हो सकता है कि जैसे कि फॉक्सेस वगैरह जैसे कि स्मॉल प्राइमरी कंज्यूमर को खाते तो वो ही नहीं रहेंगे, रैबिट गोट वगैरह क्या हो जाएंगे, मतलब डिमिनिश हो सकते हैं। या फिर अगर डियर को ये लोग मतलब खा रहे हैं तो प्लांट्स क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर डियर को खाने वाला कोई नहीं है तो डियर सारे प्लांट्स को खा जाएगा, तो प्लांट्स का नंबर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिपीटेडली ईटिंग एंड विंग ईटिंग का जो प्रोसेस है ये है, इसीलिए इकोसिस्टम मेंटेन है। अगर ये नहीं होता, इकोसिस्टम मेंटेन नहीं होता, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं, क्लियर है। Yes, ma'am. तो दिस फीचर ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज द होमियोस्टासिस, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस्ड इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहा है। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. देन आ जाओ पिरामिड्स। पिरामिड्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो पिरामिड्स किसे कहते हैं, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल उसी को हम पिरामिड कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस पैरामीटर्स आर नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। तो पिरामिड किसका हो सकता है, बायोमास का पिरामिड हो सकता है, नंबर का हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंट पैरामीटर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। सो पिरामिड कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ द ट्रॉफिक लेवल या फिर नंबर्स ऑफ द स्पेसिस, या फिर पिरामिड कैन रिप्रेजेंट द बायोमास और इट कैन रिप्रेजेंट द एनर्जी। ठीक है, तो पिरामिड जो है दैट वाज फाउंड बाय द चार्ल्स एल्टन, तो इसीलिए पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। सो पिरामिड इज आल्सो नोन एज द एल्टोनियन पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिडल बेसल पर क्या है, मिड एंड टॉप टायर जो है दैट शो द पैरामीटर वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, पैरामीटर वैल्यू मतलब उस लेवल में ये क्या है। ठीक है, जैसे कि प्रोड्यूसर के लिए अलग है, हर्बिवोर्स के लिए अलग है, कार्निवोर्स के लिए अलग है, तो उसके हिसाब से डिफरेंट पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करता हुआ यहाँ पे पिरामिड मेनली कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के। एक है आपका पिरामिड्स ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड देन पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म का नंबर रिप्रेजेंट करेगा। So in this type of pyramid, the number of individual or organism in various trophic level is shown. तो यहाँ पे ये various trophic level का नंबर क्या है वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होगा, ऑपराइट होगा। तो ऑपराइट मतलब इस तरह से होगा, अगर इन्वर्टेड होगा तो उल्टा होगा इसका। सो दिस वन इज द इन्वर्टेड एंड यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हुआ है दैट इज द ऑपराइट पिरामिड, है कि नहीं। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम, तो ऑपराइट क्या होगा, यहाँ पे ये जो ग्रासेस टू लेके ग्रासलैंड इकोसिस्टम का रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे ग्रासेस का नंबर क्या है, ज्यादा है। तो मान लो यहाँ पे ग्रास का नंबर क्या होगा, 1000 होगा। ठीक है, ग्रासेस को खाने वाले रैबिट कितने होंगे, 100। रैबिट को खाने वाला फॉक्स कितना होगा, 10, है कि नहीं। लायन कितना होगा फॉक्स को खाने वाला, 1। तो यहाँ पे जिसका नंबर ज्यादा है वो बेस पर रह रहा है। ठीक है, एंड जिसका नंबर कम है वो धीरे धीरे एपेक्स पर जाएगा।
सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर T1 इज मैक्सिमम, तो यहाँ प्रोड्यूसर का नंबर मैक्सिमम है और नंबर ऑफ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स का क्या होगा, डिक्रीज होते हुआ जाएगा टुवर्ड्स द अपेक्स, ठीक है, और एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो इसीलिए ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये क्या होगा, हमेशा क्या मैक्सिमम क्या होता है, ये अपराइट होगा, तो इसे अपराइट पिरामिड कहते हैं। तो सच आज ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा होगा, देन नंबर कम होगा, उससे कम होगा जूप्लैंक्टन का, उससे कम होगा स्मॉल फिशेस का एंड उससे कम होगा लार्ज फिशेस का। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। देन आ जाओ नेक्स्ट में। बट इन ए ट्री इकोसिस्टम क्या होगा, पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड, जैसे कि हम किए थे। तो ट्री अगर एक ट्री होगा, तो अगर यहाँ पे ट्री एक है तो बर्ड्स कितने होंगे, 100, 100 बर्ड्स को खाने वाला पैरासाइट कितना हो सकता है, 1000 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ किसका होना है, हम ट्री इकोसिस्टम का देखेंगे तो इन्वर्टेड होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर का नंबर कम है और आज ये ऊपर ऊपर तक जा रहा है, वहां पे नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो पिरामिड ऑफ नंबर शोज बायोटिक पोटेंशियल ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, इकोसिस्टम का कैपेसिटी कितना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट इन द aquatic इकोसिस्टम। तो नंबर के हिसाब से aquatic इकोसिस्टम में ज्यादा होते हैं। Then the number of organism in any trophic level depends upon the availability of organism which are used as food on lower level. So availability is food is main factor. तो यहाँ पे जितना हम ट्रॉपिक लेवल देख रहे हैं तो वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, एक ऑर्गेनिज्म के अवेलेबिलिटी ऊपर, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। क्लियर है? Yes, ma'am. Then pyramid of biomass. तो pyramid of biomass क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास इन a trophic level of ecosystem. So mostly this pyramid of the biomass is upright. तो maximum biomass किसका होगा, ट्री का होगा, देन उसे खाने वाला बर्ड्स, देन उसे खाने वाला पैरासाइट। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है तो ग्रासेस का सबसे ज्यादा होगा, देन रैबिट का, देन फॉक्सेस का, देन लायन का। तो ये हमेशा क्या होता है, अपराइट पिरामिड होता है। क्लियर है? Yes, ma'am. देन नेक्स्ट पे आ जाओ। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर देखोगे वो क्या मिलेगा, हमें इन्वर्टेड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास यहाँ पे कम होगा, देन जूप्लैंक्टन का उससे थोड़ा ज्यादा होगा, देन स्मॉल फिशेस का उससे ज्यादा, लार्जर फिशेस का उससे ज्यादा। तो यहाँ पे अगर पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम देखोगे वो हमें इन्वर्टेड मिलेगा, ठीक है। देन पिरामिड ऑफ द लेक ऑफ द बायोमास क्या होगा, ना तो ये इन्वर्टेड होगा ना तो वो अपराइट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेक में क्या हो सकता है, यहाँ पे डिफर कर सकता है, क्योंकि T1 का जितना होगा प्रोड्यूसर का यहाँ पे जितना बायोमास होगा उससे ज्यादा हो सकता है किसमें, T2 पे प्राइमरी कंज्यूमर में, उसे कम हो सकता है उसके अपर जो कि कंज्यूमर में। इसलिए ना तो हम उसे इन्वर्टेड कह सकते हैं ना तो हम उसे अपराइट कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. Then next पे आओ, then that is the pyramid of energy. तो pyramid of energy क्या है, represent the energy of the different trophic level. एनर्जी पिरामिड ऑलवेज क्या होगा, अपराइट होगा, यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी पिरामिड में ही आपका 10% लॉ यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10% लॉ क्या है, 10% लॉ किसका है, लिंडमान का है। तो यहाँ पे
ये वो मतलब लिंडेमैन का ये कहना था द 90% पार्ट ऑफ द ऑप्टेड एनर्जी of each organism is utilized in their various metabolic activities and heat and only 10% energy is transferred to the next trophic level. अगर यहाँ पे ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, ये देन ये उसका सेकेंडरी है एंड ये मान लो टॉप है, टॉप कंज्यूमर है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जितना एनर्जी सोलर एनर्जी से ऑब्टेन कर रहा है वो अपना 90% एनर्जी क्या किस में यूज कर देगा, अपना ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज कर देगा। तो बाकी बचा कितना 10%, उसी 10% को वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में मतलब पास ऑन करवाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 10,000 जूल उसके पास एनर्जी था, उसी का 10% वो नेक्स्ट ये में पास करेगा क्योंकि 10,000 जूल का 90% वो क्या कर दिया है, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ही यूज कर दिया है। तो 10,000 का 10% 1000, तो प्राइमरी कंज्यूमर में कितना जाएगा, 1000 जूल पास होगा। देन वो जब पास करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर में तो वो 100 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 जूल जब सेकेंडरी कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर को एनर्जी पास ऑन कर रहा है तो वो 10 जूल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए टॉप कंज्यूमर्स लाइक लायन एटसेट्रा इकोलॉजिकली वीकेस्ट बट फिजिकली दे आर स्ट्रांग। इकोलॉजिकली वीक मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली वीक होंगे, फिजिकली दे आर स्ट्रांग बट आज वहां पे एनर्जी कम पास हो रहा है इसलिए उन्हें इकोलॉजिकली वीक कहा जाता है, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम एज वेल एज द ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिमिटेशन क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड का, it doesn't take into account the same species belonging to two or more trophic level। तो ये दो स्पेसिस जो कि सेम स्पेसिस को दो ट्रॉपिक लेवल में नहीं ले रहा है कि नहीं। देन इट डजंट अकोमोडेट ए फूड वेब, तो फूड वेब को इंक्लूड नहीं कर रहा है। सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन इन एनी प्लेस, तो सैप्रोफाइट को भी इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो ये जो है ये क्या है, उसका लिमिटेशन है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सबको अगर इंक्लूड नहीं कर रहा है तो ये सब के बारे में मन में क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि बाकी के ट्रॉपिक लेवल्स क्या कहाँ गए, या फिर सेम स्पेसिस को क्या कर रहा है, ये अकाउंट नहीं कर रहा है। तो फूड वेब को अकोमोडेट नहीं कर रहा है या फिर सैप्रोफाइट्स को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो सैप्रोफाइट्स या फिर फूड वेब को लेके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज पिरामिड क्या नहीं कर रहा है, ये सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। क्लियर है? यस मैम। देन बायोमास को लेके तो स्पेशल पॉइंट दैट इज द स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग क्वालिटी, ठीक है। तो स्टैंडिंग क्रॉप किसे कहेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे अगर लिविंग ऑर्गेनिक मैटर जितना भी प्रेजेंट है पर्टिकुलर एरिया में एंड इन ए पर्टिकुलर टाइम इन एन इकोसिस्टम, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है, ठीक है। तो ये वेट के हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं पर एरिया। तो जैसे कि ऑर्गेनिक मास या फिर टर्म्स ऑफ वेट, ठीक है। तो यहाँ पे बायोमास जो है इस मेजर्ड किसमें मेजर्ड हो रहा है, दैट इज इन बाय द बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। द स्टैंडिंग क्वालिटी या फिर स्टैंडिंग स्टेट किसे कहेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि आपका फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वो कितना प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया में एट ए पर्टिकुलर टाइम इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज द स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग क्रॉप किसे डिफाइन कर रहा है, दैट इज द टोटल लिविंग ऑर्गेनिक मैटर एंड स्टैंडिंग क्रॉप इज द टोटल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम इन एन इकोसिस्टम। क्लियर है? यस ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस यस मैम।
नेक्स्ट क्लास से इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं इसे ऐड करूंगी, प्रॉब्लम्स के साथ आगे करेंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट्स नहीं यहाँ से? मैम इसका नोट्स लिखना है क्या? आपके पास अगर मॉड्यूलर नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ इकोलॉजी का ऊपर अगर समझ जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व अगर हो रहा है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तो आपके पास मॉड्यूल है ही। नहीं तो जो भी प्रॉब्लम वगैरह प्रोडक्टिविटी के ऊपर करेंगे वो थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है? अगर शॉर्ट नोट बनानी है, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, पर डिटेल्स में नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं।